नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज 10 तारीख है और 11 तारीख यानी कि शनिवार को यह तय हुआ था कि अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान में बातचीत होगी। सारी तैयारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जहां बातचीत होनी है, जिस होटल में बातचीत होनी है, उसके सारे गेस्ट को होटल खाली करने के लिए कहा गया है। आसपास के काफी इलाके को खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी मल्टीपल लेवल पर की गई है। वीजा के लिए जो लोग आने वाले हैं उनके अराइवल ऑन वीजा के लिए ऑर्डर आ गया है। यह सारा कुछ तो हो गया है, लेकिन सवाल बड़ा यह उठ रहा है कि क्या इन सब के बावजूद जो पूरी महफिल सज गई है, उसके बावजूद क्या बातचीत होगी? यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि ईरान से यह खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इस बात से मना किया है कि हमारे ऑफिशियल्स, हमारे लोग जिनको बातचीत करनी थी, वो पाकिस्तान जा रहे हैं। इस बात से इनकार किया है। यह खबर आई है फार्स और मेहर न्यूज में। फार्स न्यूज जो वहां की एजेंसी है, उसने सबसे पहले यह खबर दी और वहां से ही यह खबर कोट की है मेहर न्यूज ने। और उसके बाद टर्की का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अखबार है, एंडालू, उसने भी इसी खबर को कोट किया है और यह कहा है कि ईरान फिलहाल नहीं जा रहा पाकिस्तान। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सही है, गलत है या प्रेशर टैक्टिक है, यह हम नहीं जानते। वजह यह बताई जा रही है कि ईरान ने यह बात बिल्कुल क्लियर की है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, जब तक हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे, तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं होगी। आप जानते हैं कि यह बोन ऑफ कंटेंशन शुरू से बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया था, उसमें साफ साफ लेबनान का जिक्र था। इसके अलावा पाकिस्तान के यूएस एम्बेसडर, जो यूएस में एम्बेसडर हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि लेबनान शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान इसमें नहीं शामिल है, हिजबुल्लाह इसमें नहीं शामिल है। और ट्रंप ने भी कहा कि हिजबुल्लाह इसमें नहीं शामिल है। और आप जानते हैं कि सीज फायर की घोषणा के बाद, तुरंत बाद, नेतन्याहू ने बेरूत के ऊपर जो हमला किया है, वो अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। एक साथ इतने सारे बम गिराए गए और उसमें ढेर सारे लोग मारे गए। 256 की तो बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि मरने वालों की एक्चुअल संख्या 1000 से ऊपर हो सकती है। ट्रंप एक पत्रकार से बात कर रहा था और उस बातचीत में उसने कहा कि यह गलत किया इजराइल ने। इजराइल ने जो किया है वो सीज फायर को डिस्टर्ब करने के लिए किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो ये कह रहा है कि लेबनान उसमें शामिल नहीं था। खबर यह आ रही है, एक्सियोस ने यह कहा, बराक डेविड ने, और मैं बार बार कह चुका हूं कि बराक डेविड और एक्सियोस वही कहते हैं जो व्हाइट हाउस सीधे नहीं कह सकते, लेकिन जो खबर फैलाना चाहते हैं। तो खबर यह आई कि ट्रंप ने दबाव बनाया, अमेरिका ने प्रेशर बनाया और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम लेबनान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम लेबनान से बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर लेबनान और हिजबुल्लाह को आप अलग अलग करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसने कहा कि हम लेबनान से बातचीत करेंगे लेकिन हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रुकेगा, हिजबुल्लाह पर हमला होता रहेगा। यह नेतन्याहू का बयान है। और जो लेबनान से बातचीत की भी बात है, वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, उसके हथियार छीने जाए। लेबनान के गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छीन सके। और आप सोचिए, लेबनान में एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई है कि जब इजराइल की सेना आती है तो लेबनान गवर्नमेंट की सेना पीछे हटती जाती है, उनका मुकाबला कोई करता है तो वो हिजबुल्लाह करता है। मुझे 1982 की याद आती है। 1982 में भी ऐसे ही बेरूत पर हमले हुए थे, ऐसे ही लेबनान को सीज किया गया था और उस समय तो हिजबुल्लाह था भी नहीं। हिजबुल्लाह ही बाद में बना जिसने इजराइल को पीछे ढकेला और लेबनान की सीमाओं की, लेबनान के बॉर्डर्स की रक्षा की। अब जाहिर है कि ये हमला करेंगे तो हिजबुल्लाह भी हमला करेगा। हिजबुल्लाह ने भी जबरदस्त हमले किए हैं। किरियात शमोना और बाकी नार्दर्न जो इजराइल है, उस पर लगातार रॉकेट्स और मिसाइलें गिर रही हैं, लगातार वहां पर बीप बज रही है, जो सायरन बजता है। तो वहां पर लड़ाई जारी है। यही वजह हो सकती है कि ईरान इस बात को कह रहा हो कि चूंकि जो खास शर्त थी इस बात की कि हर जगह जंग को रोका जाए, जहां पहले ही पॉइंट में बहुत साफ क्लियर किया गया था कि जितने हमारे रेजिस्टेंस पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ जंग रोकी जाए, वो तो रोकी नहीं गई। हिजबुल्लाह के साथ आप कह रहे हैं जंग जारी रहेगी, तो ऐसे में बातचीत का कोई फायदा नहीं है। पहले ही शुरुआत जो हो रही है वो अविश्वास से हो रही है।
एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमें जो 10 प्लान दिए गए थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के दिए हुए जो 10 प्लान छापे वो अलग अलग थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर आरोप लगाया कि फेक न्यूज था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल क्लियर कहा कि एकदम फेक नहीं है, हमें ईरान के ऑफिशियल से जो नंबर्स मिले हैं, जो संख्या मिली है और जो शर्तें मिली हैं वही हमने लगाई हैं। ईरान भी कह रहा है कि वही शर्तें हैं जो पब्लिक में हैं, और अमेरिका कह रहा है ये शर्तें नहीं है। पहले तो यहां से शुरू हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह पर अटैक हो गया। हिजबुल्लाह क्या, बेरूत में जो अटैक हुआ है वो कोई हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं हुआ है, वो तो आम लोगों पर अटैक हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर अटैक हुआ है, लेबनान के ऊपर अटैक हुआ है। और बहुत साफ कहा था ईरान ने कि जब तक लेबनान में जो हमला हो रहा है वो नहीं रुकता है तब तक सीजफायर पूरी तरह से लागू नहीं होगा। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये जो खबर आ रही है फार्स न्यूज से, मेहर न्यूज से, प्रेस टीवी से, एंदालू से और कालीबाफ का, जिनको माना जा रहा था कि वो जाएंगे पाकिस्तान और बातचीत करेंगे, उनका जिस तरह से 2 दिन पहले बयान आया और कल फिर एक बयान आया जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट दिखाए, और तीनों पॉइंट का मतलब बहुत साफ साफ था कि सीज फायर तो हो ही नहीं रहा है, लागू ही नहीं हो रहा है। इन सब को जोड़ के ये बात लगती है कि मुमकिन है कि कल शनिवार को जिस बातचीत का हम इंतजार कर रहे हैं वो बातचीत हो ही ना। हालांकि खबर यह है कि अमेरिका से जिनको आना था वो लोग आ चुके हैं या आने वाले हैं, लेकिन ईरान से जो लोग जाने वाले हैं कालीबाफ और उनके साथ के, उनके पहुंचने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और एक तरफ जैसा मैंने आपको बताया कि यह खबर आ रही है कि शायद वो जाए ही ना। इसलिए यह सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह पूरी तरह से डिपेंड करेगा इस बात पर कि नेतन्याहू को अमेरिका इस बात के लिए मना पाता है या नहीं मना पाता है कि वो हिजबुल्लाह पर हमले मुलतवी कर दे, बंद कर दे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी अपील, अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको सब्सक्राइब करने से रोक रहा है? एक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी कि वीडियोस आपको लगातार नहीं मिल रहे। दरअसल शुरू से देखा जा रहा है, जिस दिन से सीज फायर लागू होने की बात हुई है, यह देखा जा रहा है कि इजराइल इस बात से बेहद नाराज है और इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि सीज फायर को कैसे भी डिस्टर्ब किया जाए। अमेरिका के अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं, जिन खबरों में बहुत साफ लिखा जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर सीज फायर हो, इजराइल अमेरिका की सिचुएशन खराब कर रहा है। अब ट्रंप कहते तो हैं कि मैं जो कहूंगा नेतन्याहू वही करेगा, लेकिन लगता उल्टा है कि बीबी जो कहता है, नेतन्याहू जो कहता है, वही ट्रंप करता है। इसलिए एक सवाल और उठ रहा है कि क्या शनिवार को जब बातचीत होनी है उसी समय या उसके आगे पीछे अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से खबरें ये आई हैं कि वहां पर सैनिकों की संख्या कम नहीं की गई है, बल्कि नए सैनिक आए हैं, मरीज जो पहुंचे हैं वो वहीं पर हैं, और काफी सारे फाइटर जेट्स भी अमेरिका से मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते हैं। ये पाकिस्तान में जो उनके नेता जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उनके सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला बनता नहीं है। अमेरिका के नेताओं के ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाला है। तो इतनी सारी जहाजें और बाकी सब क्यों आई हैं, ये बड़ा सवाल उठता है, नंबर 1। नंबर 2, कई सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कल रात को भी ईरान के ऊपर कुछ हमले हुए हैं। पहले हमले हुए थे उनके ऑयल फैसिलिटीज पर, जिसके बारे में कहा गया था कि शायद यूएई ने हमला किया है। यूएई काफी परेशान भी दिख रहा है। यूएई ने कंपनसेशन की बाकायदा लीगली मांग की है कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया और ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया। ईरान का जवाब यह है कि अमेरिका जो अग्रेसर था उसको आपने अपनी जमीन और आसमान दोनों उपलब्ध कराए कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके, इसलिए आप ऑटोमेटिकली यूएन के रूल्स के हिसाब से अग्रेसर हो जाते हैं। मैंने एक बार यूएन का वो रूल बहुत डिटेल में समझाया था। ईरान अलग कंपनसेशन मांग रहा है, यूएई कंपनसेशन मांग रहा है, और कल जो हमले हुए थे, कल और परसों, उसके बारे में कहा गया कि यूएई ने शायद हमला किया है। तो यूएई तो वैसे ही बहुत बुरी तरह से इंटैंगल्ड है। जहां तक सऊदी अरबिया का सवाल है, सऊदी अरबिया को नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है। अगर देखें जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें सऊदी ऑयल कैपेसिटी जो है, जितना ऑयल वो रोज निकालते थे, वो 6 लाख बैरल कम हो गई है पर डे, यानी रोज 6 लाख बैरल कम निकलेंगे। 10% एक्सपोर्ट कैपेसिटी उनकी कम हो गई है क्योंकि पाइपलाइन पर हमला हुआ था।
बीच में खबर आई, कल ये खबर आई थी कहीं से कि सऊदी ने ईरान से बात की है और ये कहा है कि अमेरिकन बेसेस जो हैं वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुके हैं, हम आपके ऊपर कोई हमला कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर हमला न करें। ये सवाल एक उठ रहा है और ये सवाल है कि अब भी ईरान लगातार कुवैत, सऊदी और इन सारी जगहों के ऑयल फैसिलिटीज वगैरह पर हमला क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ईरान को देना चाहिए, क्योंकि सीज फायर अगर हो चुका है और सीज फायर कोई तोड़ रहा है, मान लीजिए कल यूएई ने अटैक किया था, इसके अलावा किसी मिडिल ईस्ट कंट्री की तरफ से यह नहीं आया कि वो अटैक कर रहे हैं, या ईरान ने भी आरोप नहीं लगाया कि कोई मिडिल ईस्ट कंट्री उनके ऊपर अटैक कर रही है। अटैक अगर कर भी रहा है तो इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। ऐसे में कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर या सऊदी अरबिया के ऊपर हमले क्यों कर रहा है ईरान, ये सवाल एक बड़ा बनता है। हालांकि अभी हाल में हमले की खबर नहीं आई है, लेकिन कल तक तो हमले होते रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरान को कम से कम इन मुल्कों के ऊपर, अरब मुल्कों के ऊपर हमले तब तक तो रोक ही देने चाहिए जब तक अमेरिका के साथ उसका सीज फायर चल रहा है। जो प्रॉब्लम है वो इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। और ये कंट्रीज अगर आप डायरेक्टली देखें, इनडायरेक्टली तो कौन कौन इजराइल का दोस्त है वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्टली देखें तो इनके यहां बेसेस अमेरिका के थे। अगर डायरेक्टली देखें तो ये अमेरिका के दोस्त थे, ये इजराइल के उस तरह के दोस्त नहीं थे। सऊदी तो इजराइल के साथ अब्राहम अकार्ड में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम ईरान को मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऑयल फैसिलिटीज पर हमला बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। ऑयल वेनेजुएला के पास है, ऑयल अमेरिका के पास है, और ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट का ऑयल खत्म हो जाए तो दुनिया में ऑयल खत्म हो जाएगा। वेनेजुएला के पास, कुछ और कंट्रीज के पास और अमेरिका के पास इतना ऑयल है कि वो सारी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। तो एक खेल ये बिल्कुल हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट के ऑयल, जो पूरा इकोनॉमी है, उस मिडिल ईस्ट की ऑयल इकोनॉमी को खत्म कर दें, ताकि वो इतने कमजोर हो जाएं कि इजराइल का मुकाबला ना कर सकें और इजराइल धीरे धीरे उनके इलाकों पर कब्जा करता चला जाए। इजराइल जब बार बार कहता है न्यू मिडिल ईस्ट, तो कई बार मुझे लगता है कि वो ऐसा न्यू मिडिल ईस्ट चाहता है जहां उसके अलावा किसी के पास किसी तरह की ताकत ना हो। और गल्फ कंट्रीज के पास सबसे बड़ी ताकत उनका ऑयल और गैस है। चूंकि वो सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए बाएं भेजें या दाएं भेजें, जहां भी भेजें, ट्रांसपोर्ट कास्ट कम पड़ता है। इसलिए वहां अगर आयल है तभी वो कंट्रीज हैं। जब आयल नहीं था तो उन कंट्रीज की इकॉनमी कोई अच्छी नहीं थी, और आयल अगर नहीं होगा तो उनकी इकॉनमी फिर तबाह हो जाएगी। तो ये अमेरिका और इजराइल का खेल भी हो सकता है कि इनका आयल खत्म कर दीजिए, सारा आयल जो दुनिया खरीदेगी वो वेनेजुएला से खरीदेगी, जो अमेरिका के कंट्रोल में है, अमेरिका से खरीदेगी और बाकी सारी जगहों से खरीदेगी, और ये कंट्रीज तबाह बर्बाद हो जाएंगी जहां इजराइल आराम से एक्सपेंड कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है तो ये बात ईरान के भी समझ में आ रही होगी, और इसीलिए मेरा मानना यह है कि इन कंट्रीज की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला अब बंद होना चाहिए। खैर, अगर बात को फिर से ट्रैक पर लेकर आए तो शनिवार को जो बातचीत होने वाली है उसके पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है वो भी बहुत मजेदार है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसमें इजराइल को एक एविल कहा है, यानी शैतान कहा है, और इसके अलावा कर्स ऑन ह्यूमैनिटी कहा है, यानी इंसानियत के ऊपर ये एक कर्स है, इंसानियत के ऊपर एक शाप है, अभिशाप है ये। अब ये बयान जो है सीधे सीधे इजराइल को टारगेट करके किया गया है। वजह बहुत साफ है कि सीज फायर का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था उसके बीच में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले के नाम पर बेरूत पर जो हमला हुआ है, जिसमें आम लोगों को, बच्चों को, औरतों को मारा गया है, उसके बाद ये बयान आया है। अब देखिए, इस बयान की कई वजहें हो सकती हैं। एक तो वही चिढ़ हो सकती है कि यार हमारे पीछे पड़ पड़ के हमको तुमने मीडिएटर बनवाया, हमारे यहां तुम आकर मीटिंग करने वाले हो, सब कुछ चल रहा है, तुम्हारे यहां से बयान आया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, ये सब कुछ चल रहा है, हमने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे भी वहां पर जंग खत्म हो। और उसके बाद इजराइल उस पूरी बातचीत को, उस पूरे सीज फायर के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। इस गुस्से से पैदा हो सकता है, देश के अंदर यह बताने के लिए पैदा हो सकता है कि हम इजराइल के मुखालिफ हैं, हम इजराइल के जबरदस्त मुखालिफ हैं, ताकि जो वोट बैंक होता है, हर नेता ये पॉलिटिक्स करता है, वो और सॉलिडिफाई हो सके। और एक और वजह हो सकती है, देखिए पाकिस्तान मेडिएट कर रहा है, डिप्लोमेटिक काम कर रहा है, सारा का सारा ये सब जानते हैं और अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। पाकिस्तान जो इस मेडिएशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है उसकी एक और वजह है,
और वो वजह यह है कि ये वार अगर लंबा चलता तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ती चली जाती। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में से किसी एक को चुनना उसके लिए आसान काम नहीं है। ईरान को चुनने का मतलब यह है कि सऊदी अरबिया बुरी तरह से नाराज होगा और सऊदी अरबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसको चालू करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए प्रेशर डालेगा। और पाकिस्तान उस डिफेंस पैक्ट से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है तो सऊदी अरबिया के पास पैसा है जिसकी जरूरत पाकिस्तान को है। अभी आप देखिए यूएई ने अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया था। सऊदी अरबिया का भी काफी सारा कर्ज है, तो वो सऊदी अरबिया को नाराज नहीं कर सकता। और अगर सऊदी अरबिया के साथ चला जाता है और ईरान से जंग में शामिल हो जाता है तो अपने मुल्क के अंदर एक बड़ी जनसंख्या, और केवल शिया नहीं, ये शिया सुन्नी का मामला रही नहीं गया है, अपने मुल्क के अंदर एक बड़ी जनसंख्या सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है और दिक्कत पैदा कर सकती है। तो अगर यह सीज फायर टूटता है तो आप यह समझिए कि पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो उसका वेस्टर्न फ्रंट है, जो लंबा फ्रंट है ईरान के साथ, वो डिस्टर्ब होगा। अगर उसको इस जंग में किसी का साथ देना पड़ता है तो पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह से यह सीज फायर हो जाए ताकि हमें इससे ज्यादा इन्वॉल्व ना होना पड़े, हमें ना ईरान की मुखालफत करनी पड़े और ना सऊदी अरबिया की मुखालिफत करनी पड़े। और ऐसे में जब लगातार इजराइल फच्चर पे फच्चर मार रहा है तो नाराजगी बहुत लाजिम है। और उसी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने यह बयान दिया है, लेकिन इजराइल ने यह बयान कैच कर लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से यह बयान आता है, नेतन्याहू के ऑफिस से यह बयान आता है कि पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है, वो इजराइल को खत्म करने की बात कर रहा है, फना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, ये सब वो शुरू कर देते हैं। अब ये बताने के लिए है कि जिसको तुम मीडिएटर बना रहे हो वो तो इजराइल का दुश्मन है, तो वो इजराइल का भला कैसे सोचेगा। ये फिर से एक बार बातचीत को उलझाने का सारा मामला है। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर, इस मरहले पर ख्वाजा आसिफ को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए था, जबकि वो मीडिएट कर रहे हैं। एक डिप्लोमेट जो होता है उसको काफी शांत रखना पड़ता है खुद को, लेकिन अगर ये बयान दिया हुआ है, ख्वाजा आसिफ कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तो अगर ये बयान दिया है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर हो सकती है। हो सकता है सऊदी अरबिया इजराइल को एक मैसेज दिलवाना चाहता हो कि तुम्हारी इमेज अब दुनिया में ये है, और आप समझ सकते हैं कि उससे ईरान को यह मैसेज देना चाहता हो कि भाई हम इजराइल के साथ नहीं हैं, हमारे ऊपर हमले बंद करो, हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। देखिए, इस जंग के बाद जितने दिन ये 40 दिन ये जंग चली है, उसके बाद ईरान का रुतबा तो दुनिया में बढ़ा है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज तो रुतबा बढ़ा है। कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फीस वसूल रहा है और वो भी क्रिप्टो करेंसी में वसूल रहा है। ट्रंप का भी एक बयान आया कि खबर आई है कि ईरान फीस वसूल रहा है, उसको ये वसूली बंद करनी चाहिए। हालांकि बहुत छोटा सा ट्रूथ सोशल पर ट्वीट जैसा उन्होंने लिखा था, उसका कोई खास बहुत बड़ा मानी नहीं था। जिस तरह से वो लंबे लंबे ट्वीट लिखता है, गालियां देता है, वो सारा कुछ उसमें नहीं था। कल ही आप देखिए कि मुस्तफा खामनेई का बयान पढ़कर सुनाया गया। हालांकि बयान पढ़कर सुनाया जाना, कोई और पढ़कर उसको सुना रहा है, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या मुस्तफा खामनेई वाकई बीमार हैं, अभी पब्लिक के सामने आने लायक नहीं है। ये बात कुछ दिनों बाद क्लियर होगी। लेकिन उस बयान में भी तमाम बातों के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र किया जाता है। एक और खबर आती है, साउथ कोरिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है, वो एक एनवॉय भेजेगा, स्पेशल दूत भेजेगा ईरान में। अब ये स्पेशल एनवॉय क्यों जा रहे हैं? ये होर्मुज पर मोल तोल करने जा रहे हैं और कोई वजह नहीं है। ये जा रहे हैं ताकि ईरान से बात कर सकें कि साउथ कोरिया के जो तेल के जहाज हैं वो आते रहें। उसके लिए कीमत जो देनी होगी, जो और सारी चीजें होंगी, वो वहां बैठ के तय होंगी, क्योंकि साउथ कोरिया बिना ऑयल के चल नहीं सकता है। और साउथ कोरिया के ऑयल का जो बड़ा हिस्सा है, या जापान के ऑयल का बड़ा हिस्सा है, वो मिडिल ईस्ट से आता है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में अभी किसी का बयान आया था कि न्यूक्लियर बम बना लिया है ईरान ने, और वो न्यूक्लियर बम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जिस तरह से इस्तेमाल किया है ईरान ने, और
40 दिन के जंग में जिस तरह से झुका नहीं है अमेरिका के सामने, और खबरें ये आई कि अमेरिका ने गिड़गिड़ा कर किसी तरह से ये मिन्नतें की कि यार ये जंग अब खत्म कराओ, हम इस जंग में नहीं रहना चाहते, उससे ईरान की हैसियत तो बढ़ी है। और उसी बढ़ी हुई हैसियत की बिना पर वो लेबनान में जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये खबरें आई हैं, ये खबरें बाकायदा प्लांट की गई होंगी, जानबूझकर बाहर निकाली गई होंगी। जब फार्स न्यूज और मेहर न्यूज इसको कवर कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहां की सरकार चाहती है कि यह खबर बाहर जाए। जब अंदालू एजेंसी इसको कवर कर रही है, जो टर्की की सबसे प्रमुख एजेंसी है, तो इसका मतलब है कि ईरान की सरकार चाहती है कि यह खबर बाहर जाए कि लेबनान पर अगर हमले नहीं हुए तो ईरान इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। हम जब बात कर रहे हैं तो फ्राइडे हो चुका है, आज जुमे का दिन है और कल सैटरडे है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है बातचीत का, और उस समय ईरान का यह बयान आ रहा है। तो यहां सवाल यही है कि क्या अमेरिका प्रेशर डालकर हर तरह के हमले इजराइल से रुकवा पाएगा, या फिर ईरान इस जिद में वहां नहीं जाएगा और सीज फायर शुरू होने से पहले ही खतरे में आ जाएगा। ये बड़ा सवाल है। इसके डेवलपमेंट को हम लगातार देखते रहेंगे और जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।